हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। आज हम आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे भाग आते हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे, यानी कि हमारे संविधान में कितने भाग आते हैं उनके बारे में बताएंगे और उन भागों में जो है वो क्या क्या दिया गया है उस संबंध में जो है वो हम डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, तो फिर पहले हम देखते हैं कि संविधान के भाग जो है यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग आते हैं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो 22 भाग आते हैं। कितने भाग आते हैं? 22 भाग। अब हम देखेंगे कि जो 22 भाग जो आते हैं इनको एक एक भाग को देखेंगे कि एक एक भाग में जो है वो क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या उपबंध किए गए हैं, एक एक भाग में जो है वो क्या विशेषताएं बताई गई हैं, क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाग 1। ठीक है, भाग वन जो आता है यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो भाग 1 हो या फिर अनुसूची फर्स्ट हो या फिर आर्टिकल फर्स्ट हो, इन सभी में जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो आपको ये एक तो जो है वो वैसे याद हो जाएगा कि संघ व उसके राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रावधान। ठीक है, यानी कि जो हमारा संघ जो आता है यानी कि यूनियन संघ बोल दो या केंद्र बोल दो, उसके और उसके राज्य के क्षेत्र में संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो भाग 1 में दिए गए हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं भाग 2 में क्या दिया गया है। भाग 2 जो आता है उसमें नागरिकता दी गई है। नागरिकता यानी कि सबसे पहले जो है वो संघ दे देंगे, यूनियन दे देंगे, उसके बाद में जो है वो संघ और राज्यों में रहते कौन है तो नागरिक रहते हैं। तो भाग 2 में जो है वो नागरिकता के बारे में बताया गया है। अब आता है भाग 3 में किसके बारे में बताया गया है। अब जब नागरिक हो गए हैं तो नागरिकों को जो है वो मौलिक अधिकार भी चाहिए होते हैं, यानी कि कुछ राइट्स भी चाहिए होते हैं जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें, अपने जो व्यवसाय जो होते हैं उसका साधन डेवलप कर सकें। इसके लिए जो है वो फंडामेंटल राइट्स के संबंध में प्रावधान जो आता है वो भाग 3 में दिया गया है। और फंडामेंटल राइट्स जो से वो हमारे मूल संविधान में, यानी कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जा रहा था संविधान सभा के द्वारा, तब मूल संविधान में 7 आते थे। ठीक है, तो 7वां कौन से मतलब कि 7वां मौलिक अधिकार कहाँ गया, यानी कि 7वां जो था वो संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार था जिसको आपको आगे बता देंगे कि इसको कहाँ रखा गया है। लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है और अब वर्तमान में जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में जो बच्चे हैं वो वर्तमान में कितने अधिकार बचे हैं, कितने राइट्स बचे हैं तो 6 बचे हैं। यानी कि मूल अधिकार कितने आते हैं तो 6 आते हैं। ठीक है, यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया। कुल संविधान में 7 आते थे, मतलब कुल नहीं, मतलब मूल संविधान में जब संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया जा रहा था उस समय मूल संविधान में 7 आते थे और उस 7वें यानी कि संपत्ति का जो अधिकार था उसको जो वो आगे रख दिया गया, जो कि आपको भाग आगे पढ़ाएंगे तब बता देंगे कहाँ रखा है उसको। और वर्तमान में कितने आते हैं तो 6 आते हैं, यानी कि 6 मौलिक अधिकार आते हैं, फंडामेंटल राइट्स आते हैं। फिर आता है हमारा भाग 4। भाग 4 में क्या दिया गया है तो भाग 4 में जो वो डीपीएसपी दिया गया है। डीपीएसपी ये जो है वो आपको पढ़ा दिया गया है कि डीपीएसपी नीति निर्देशक के सारे आर्टिकल्स जो है उनके बारे में आपको डिटेल से जो है वो एक एक टॉपिक को क्लियर तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ में जो वो पढ़ा दिया गया है। तो आप अगर पढ़ना चाहो तो वीडियो देख लेना, डीपीएसपी का अलग से बनाया हुआ है। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में प्रावधान जो आते हैं वो भाग 4 में दिए गए हैं। ठीक है, यानी भाग 4 में डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। अब आता है भाग 4A, यानी कि एक और जोड़ा गया है इसके अंदर 4A, यानी कि 4 कै या 4A बोल लो। भाग 4 क्लोज 1A। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है तो इसमें जो है वो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। ठीक है, और ये जो मतलब कि 4 कै या 4A जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था तो वो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जो है वो इसको जोड़ा गया था। और कमेटी कौन सी आती है तो सरदार सवर्ण सिंह की कमेटी की सिफारिश के ऊपर जोड़ा गया था। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था। ठीक है, समिति की सिफारिश के ऊपर जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य जो आते हैं जब मूल संविधान में जब इनको जोड़ा गया था तब मौलिक कर्तव्य टोटल जो थे वो 10 मौलिक कर्तव्य आते थे। 10 मौलिक यानी कि 10 जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज आती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है वो वर्तमान में जो है वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। तो ये 11वां
आती हैं। तो ये 11वां कहाँ से आया, तो इसके लिए जो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो आता है वो मतलब कि संविधान में संशोधन किया गया और उसके तहत जो है वो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। और इसके तहत क्या जोड़ा गया था, तो इसमें जोड़ा गया है कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आता है इसमें कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक जो आते हैं उनको राइट टू एजुकेशन एक्ट, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है वो देना होगा, माता पिता का ये कर्तव्य होगा। ये जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज में। 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज आता है जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो है वो इसको जोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि भाग 4 क्लोज 1 जो आता है उसमें ये जो आता है उसमें मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जोड़ा गया था, जो कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1976 के तहत जोड़ा गया था। सरदार सवर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के ऊपर जोड़ा गया था। पहले जब थे यानी कि जब ये आए थे फंडामेंटल ड्यूटीज को डेवलप किया गया था उस समय जो थे वो 10 थे, लेकिन वर्तमान में जो आते हैं वो 11 आते हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जो है वो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। अब ये 11वां कौन सा आता है, तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक जो आते हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देने का कर्तव्य जो होगा वो माता पिता का होगा। इस संबंध में प्रावधान किए गए थे। तो भाग 1, 2, 3, 4 और 4 क इसको आपने देख लिया कि भाग 1 जो आता है उसमें संघ व उसके राज्य के क्षेत्र में संबंध में प्रावधान किए गए। भाग 2 जो आता है उसमें नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए। भाग 3 जो आता है उसमें मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के संबंध में प्रावधान किए गए। मूल संविधान में जो थे वो 7 आते थे फंडामेंटल राइट्स। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और वर्तमान में जो है वो 6 आते हैं। अब आप पूछोगे कि संपत्ति के अधिकार को जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हटाया गया है, तो वो जब इसको जोड़ेंगे हम किसी भाग में तब आपको बता देंगे कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था संपत्ति के अधिकार के लिए। भाग 4 जो आता है उसमें डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व के संबंध में आता है। भाग 4 क जो आता है उसमें मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आता है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। पहले जो थे वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आती थी, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक अमेंडमेंट एक्ट किया गया था और उसके तहत यानी कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जोड़ा गया था। इसके अंदर की कर्तव्य होगा माता पिता का, और ये जो था वो सरदार सवर्ण सिंह की कमेटी की सिफारिश पे जोड़ा गया था। अब हम ये ऊपर वाले तो मिटा देते हैं, अगला वाला देखेंगे कि भाग 5 में क्या दिया गया है। कि भाग 5 जो आता है उसमें क्या दिया गया है। भाग 5 जो आता है उसमें संघ क्षेत्र के संबंध में प्रावधान, यानी कि आपने भाग फर्स्ट देख लिया कि सबसे पहले जो थे वो हमारे संघ और राज्य क्षेत्र यानी कि सभी के बारे में बात कर ली। फिर भाग 2 जो आता है उसमें संघ और राज्य में क्या रहेंगे, नागरिक रहेंगे। अब नागरिकों को क्या चाहिए, तो मौलिक अधिकार चाहिए, राइट्स चाहिए। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में मौलिक अधिकार मिल जाने के बाद में ये सोचा गया कि कुछ जो है वो डीपीएस यानी नीति निर्देशक तत्व यानी कि हमारे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, तो डीपीएसपी को डेवलप किया गया। फिर डीपीएसपी के बाद में सोचा गया कि कुछ सभी लोगों के जो वो कुछ लोगों के भी ड्यूटीज होनी चाहिए, कुछ कर्तव्य होने चाहिए, तो फिर उसके लिए जो वो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अब जो भाग 5 जो आता है उसमें ये बात की गई हमारा केंद्र यानी कि ओनली संघ के बारे में बात की गई भाग 5 में। संघ क्षेत्र के संबंध में जो प्रावधान किए गए वो भाग 5 में किए गए। संघ में जो हमारी कार्यपालिका, हमारी संसद, हमारे जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां आती है वो, संघ की न्यायपालिका जो आती है वो, और सीएजी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि भारत के महालेखा परीक्षक जो आते हैं, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक जो आते हैं, उनके संबंध में जो बातें आती है वो संघ के क्षेत्र के संबंध में आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाग 6। भाग 6 जो आता है उसमें राज्य के क्षेत्र में आता है, राज्य के क्षेत्र के संबंध में प्रावधान सेम ही है। मतलब कि पहले हम भाग 5 देखेंगे तो पहले जो आता है वो केंद्र आ जाता है यानी कि सेंटर आ जाता है पूरा। ठीक है, फिर भाग 6 आएगा नेक्स्ट, उसमें जो है वो हमारा राज्य आएगा, स्टेट आएगा। इसमें जो है वही कि राज्य के विधानमंडल, उसमें राष्ट्रपति तो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, और उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट, तो हमारे यहाँ पे जो राज्य के उच्च न्यायालय, और हमारे में यहाँ पे जो है वो अधीनस्थ न्यायालय भी आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय कार्यपालिका वहाँ है तो यहाँ पे भी कार्यपालिका आएगी। साधारण जो है वो कुछ बातें राज्य के संबंध में आती है। फिर हम देखते हैं भाग 7।
आपको बता दें कि भाग 7 जो था इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, यानी कि ये भाग 7 जो आता है वो राज्यों के संबंध में जो कुछ प्रावधान करता है। ठीक है, भाग 7 राज्यों के संबंध में कुछ प्रावधान करता था, लेकिन भाग 7 को जो वो निरस्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि भाग 7 को जो वो निरस्त कर दिया गया है। अब आप बोलोगे कि निरस्त क्यों किया गया, तो मतलब हमारे संविधान में कुछ ना कुछ करेंगे तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट तो जरूर होगा, यानी कि संविधान में संशोधन तो जरूर होगा। तो इस भाग 7 के लिए भी संशोधन हुआ था, 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956। ठीक है, यानी कि भाग 7 जो आता है उसमें निरस्त कर दिया गया था उसको, इसमें 7वें संविधान संशोधन हुआ था 1956, यानी कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत जो इसको भाग 7 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट भाग 8 कि भाग 8 में क्या दिया गया है। भाग 8 में जो है वो यूटी के संबंध में दिया गया है, यानी कि हमारे संघ राज्य क्षेत्र यूटी के संबंध में दिया गया है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो वो भाग 5 में संघ के बारे में दे दिया, राज्यों के बारे में दे दिया भाग 6 में, फिर भाग 8 में ये सोचा कि हमारे यूटी तो रह ही गए, तो हमारे यूटी के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो भाग 8 में दिए गए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भाग 9 में क्या दिया गया है। 9 में यानी कि 9 पंचायत, यानी कि पंचायती राज के संबंध में, पंचायतों के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो भाग 9 में दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि भाग 9 में 9 पंचायत, यानी कि भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो भाग 9 में दिए गए। याद करने के लिए नहीं, ऐसे नहीं कि 9 पंचायत। अब आता है कि भाग 9 कै, यानी कि जो है वो भाग 9 कै जो है वो और जोड़ा गया था, और इसमें जो वो नगर पालिका के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। नगर पालिका, पंचायतों के बाद में नगर पालिका ही आएगी, तो भाग 9 कै जो आता है उसमें नगर पालिका के संबंध में बताया गया है। भाग 9 ख जो आता है उसमें सहकारी समितियों के संबंध में प्रावधान किया गया है। सहकारी समितियों के संबंध में प्रावधान दिया गया है, यानी कि जो भाग 9 जो आता है उसमें पंचायती राज व्यवस्था, पंचायतों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, और भाग 9 क जो आता है उसमें नगर पालिका के संबंध में प्रावधान किए गए। भाग 9 ख जो आता है उसमें सहकारी समितियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो ये भाग 9 ए, भाग 9 ख जो है, तीनों को जो आपको याद रखना है, साथ में लेकर याद रख लेना, इन तीनों को साथ में याद रख लेना, इन तीनों को जो वो साथ में याद रख लेना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि भाग 10 में क्या बताया गया है। भाग 10 जो आता है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंध में प्रावधान, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र संबंध में प्रावधान जो दिए गए हैं वो भाग 10 में दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो भाग 10 जो आता है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। वापस देख लो, भाग 5 में संघ क्षेत्र के संबंध में प्रावधान दिए गए, भाग 6 में राज्य के क्षेत्र के संबंध में प्रावधान दिए गए, 7 को खत्म कर दिया गया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत। भाग 8 जो आता है उसमें यूटी यानी कि संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में। भाग 9 जो आता है उसमें पंचायती राज व्यवस्था। भाग 9 कै जो आता है उसमें नगर पालिका के संबंध में। भाग 9 ख जो आता है उसमें सहकारी समितियों के संबंध में, और भाग 10 जो आता है उसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो अब इसको जो वो ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं और हम नेक्स्ट देखते हैं भाग 11, यानी कि भाग 11 में क्या दिया गया है। सारे भाग जो आते हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट आते हैं, कुछ ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिक लगा लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, एक दूसरी चीजों को जो वो साथ में रिलेट करके पढ़ा करो। ठीक है, यानी कि हर चीज जो होती है वो एक दूसरे से जो वो रिलेटेड होती है, तो हर चीज को जो वो साथ में पढ़ा करो, साथ में चल कर, यानी कि एक चीज याद करोगे तो उस चीज के साथ में जो आपको 2-3 चीज जो वो जरूर याद आनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाग 11 में क्या बताया गया है। भाग 11 में जो है वो केंद्र, सेंटर और राज्यों के बीच संबंध के बारे में जो बातें बताई गई हैं वो भाग 11 में बताई गई है। यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो भाग 11 में किए गए हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में कौन सा संबंध, वित्तीय संबंध, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, ये सभी बातें जो आती है वो भाग 11 में आती है। ठीक है,
यानी कि भाग 11 जो आता है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, और केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध जो आते हैं वो लिख ही देते हैं, यानी कि विधायी संबंध आते हैं, विधायी संबंध आते हैं, वित्तीय संबंध आते हैं और प्रशासनिक संबंध आते हैं। ठीक है, प्रशासनिक संबंध। ये तो होता है हमारा भाग 11। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भाग 12 में क्या आता है। भाग 12 यानी कि वित्तीय और मतलब कि विधायी और वित्तीय और प्रशासनिक जो आते हैं इनके आर्टिकल्स भी आते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे सारे इनके सभी के आर्टिकल्स। अभी तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध होते हैं उनमें विधायी और वित्तीय प्रशासनिक यानी कि कौन कौन से भाग से जो वो कौन कौन सी चीज जुड़ी हुई है वो सभी पढ़ लो आप। ठीक है, अब भाग 12 में क्या दिया गया है, तो भाग 12 जो आता है इसमें वित्त यानी कि पैसे, संपत्ति और संविदाएं और विद्या, ठीक है, इसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। यानी कि वित्त, संपत्ति, संविदा के संबंध में प्रावधान जो होते हैं वो भाग 12 में किए गए हैं। भाग 12 जो आता है उसमें वित्त, संपत्ति, संविदा और वित्ता के संबंध में प्रावधान जो आते हैं वो भाग 12 में किए गए हैं। और हमने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स जो थे उससे संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा के कहीं और जोड़ा गया है, तो वो यहीं पे जोड़ा गया है। यानी कि भाग 12 जो आता है, भाग 12 जो आता है उसमें संपत्ति के अधिकार को यहाँ पे जोड़ा गया है। संपत्ति के राइट्स जो आता है उसको यहीं पे जोड़ा गया है। इसके लिए आर्टिकल जो आता है वो 300A आता है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, याद रह जाएगा, रह जाएगा और क्या करोगे आप। तो भाग 12 जो आता है उसमें वित्त, संपत्ति और संविदाओं के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। हमने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो आते हैं वो पहले 7 आते थे, वर्तमान में 6 आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि संपत्ति का जो राइट्स जो आता है उसको हटा के भाग 12 में जोड़ा गया है। और इसके लिए जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल 300A आता है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, ये हो गया हमारा भाग 12। अब हम नेक्स्ट भाग की बात करते हैं, भाग 13। यानी कि भाग 13 में क्या आता है, तो यानी कि 13 यानी कि यहाँ पे पैसों की बात होगी, तो पैसों के बाद में हम क्या करेंगे, वाणिज्य की बात करेंगे, यानी कि उद्योग धंधे स्थापित करेंगे। तो भाग 13 जो आता है उसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य व समागम। ठीक है, यानी कि भाग 13 जो आता है उसमें ये बताया गया है कि हमारा जो भारत जो आता है, यानी कि हमारे इंडिया के जो राज्य क्षेत्र जो आते हैं उनके भीतर में जो व्यापार यानी कि सीमा क्षेत्र के भीतर राज्य क्षेत्र के सीमा क्षेत्र के भीतर। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, सॉरी। भाग 13 जो आता है उसमें भारत के राज्य क्षेत्र की सीमा के भीतर जो व्यापार वाणिज्य और समागम जो होते हैं उन संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो भाग 13 में दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध की बात कर ली, उसमें भी विधायी, वित्तीय, प्रशासनिक आते हैं। फिर भाग 12 जो आता है उसमें भी वित्त, संपत्ति और संविदाओं के बारे में बात कर ली, पैसों के बारे में बात कर ली। फिर वापस से 13 यानी कि पैसे मिल जाने के बाद में हम क्या करते हैं, वाणिज्य व्यापार करते हैं। तो भाग 13 जो आता है उसमें व्यापार वाणिज्य के संबंध में प्रावधान किया गया है। अब आता है भाग 14 में क्या दिया गया है। भाग 14 जो आता है उसमें हमारे इंडिया यानी कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। अब आप बोलोगे कि अधीन सेवाएं कौन सी, तो जो स्टेट पीसीएस आता है, पीसीएस आते हैं, यूपीएससी आता है, स्टेट पीसीएस आता है, वो सभी जो सेवाएं जो आती हैं वो इसके अंतर्गत आती है। यानी कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो आती है वो भाग 14 में आती हैं। इनमें यानी इन सर्विसेज से संबंधित जितने भी प्रावधान दिए गए हैं वो भाग 14 में दिए गए हैं। ठीक है, भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, भाग 12 में जो वित्त, संपत्ति और संविदाएं, भाग 13 जो आता है उसमें राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य, भाग 14 जो आता है उसमें संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती है, सर्विसेज आती है, यूपीएससी आती है, स्टेट पीसीएस आते हैं, वो सभी बातें जो आती है उसके अंदर देखने को मिलती है हमें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि भाग 15 में क्या दिया गया है। भाग 15
भाग 15 जो आता है उसमें निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रावधान जो है वो भाग 15 में दिए गए, यानी कि निर्वाचन के संबंध में प्रावधान जो होते हैं वो भाग 15 में दिए गए। इसमें इलेक्शन कमीशन जो होता है वो भी शामिल होता है, ठीक है, निर्वाचन के संबंध में प्रावधान। अब आता है भाग 16 में क्या दिया था, अब आता है भाग 16 में क्या दिया गया है। भाग 16 में जो है वो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, यानी कि भाग 16 जो आता है उसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है, उपबंध। यानी कि भाग 15 जो आता है उसमें निर्वाचन के संबंध में जितनी भी बातें आती है वो भाग 15 में आती है। निर्वाचन आयोग भी भाग 15 में आता है। भाग 16 जो आता है उसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो आते हैं वो भाग 16 में आते हैं। भाग 17 में क्या आता है, भाग 17 में जो है वो हमारी राजभाषा आती है। भाग 17 में हमारी राजभाषा आती है। और भाग 18 जो आता है उसमें अपाद उपबंध आते हैं। यानी कि भाग 17 जो आता है उसमें राजभाषा आती है। राजभाषा के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो भाग 17 में दिए गए हैं। भाग 18 में जो है वो आपात उपबंध आते हैं, ठीक है। और हमने देख लिया भाग 17, भाग 18 में जो है वो आपात उपबंध आते हैं। उनके लिए कुछ आर्टिकल्स भी आते हैं जो कि आपको बाद में बताएंगे। और नेक्स्ट आता है भाग 19 में क्या दिया गया है। भाग 19 जो आता है उसमें प्रकीर्ण दिया गया है, ठीक है। भाग 20 में क्या दिया गया है, भाग 20 में जो है वो संविधान में जो इतनी देर से हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट कर रहे हैं वो संविधान संशोधन संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं वो भाग 20 में दिए गए हैं। संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान, यानी कि भाग 15 जो आता है उसमें निर्वाचन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। भाग 16 जो आता है उसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए, यानी कि SC ST अनुसूचित जाति क्षेत्र के संबंध में जो उनको आरक्षण के संबंध में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो सभी बातें इसके अंदर आती हैं। भाग 17 जो आता है उसमें राजभाषा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। भाग 18 में अपाद उपबंध जो कि आर्टिकल मतलब कि वो अपाद्य काल व्यवस्था जो होती थी वो इसमें लागू होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाग 19 जो आता है उसमें प्रकीर्ण। भाग 20 जो आता है उसमें संविधान में संशोधन के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो भाग 20 में किए गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि भाग 21 में क्या दिया गया है। भाग 21 जो आता है उसमें अस्थायी संक्रमणशील एवं विशेष उपबंध, विशेष उपबंध जो आते हैं वो भाग 21 में आते हैं। यानी कि भाग 20 जो आता है उसमें संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भाग 21 जो आता है उसमें अस्थायी संक्रमणशील व विशेष उपबंध जो आते हैं वो इसमें दिए गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि भाग 22 में क्या दिया गया है। भाग 22 जो आता है उसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के प्राधिकृत पाठ, यानी कि भाग 22 जो आता है उसमें संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दिए गए हैं। यानी कि भाग 22 जो आता है उसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दिए गए हैं। और निरसन संबंधी प्रावधान इसके अंतर्गत दिए गए हिंदी में पाठ, प्राधिकृत पाठ। यानी कि भाग 22 जो आता है उसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दिए गए हैं। भाग 22 जो आता है उसमें संक्षिप्त नाम क्या होगा, उसका प्रारंभ कैसे होगा, हिंदी में प्राधिकृत जो पाठ जो आते हैं और निरसन जो आते हैं वो सभी प्रावधान इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो आपको ये सारे भाग जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से भाग में जो वो कौन आते हैं, ठीक है। तो आप ये सारे भाग जो याद रखना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड बाय।